अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 5 का एक यूनिट देखने जा रहे हैं। इसका नाम है द किंग कीप्स हिज अपॉइंटमेंट, यानी बादशाह ने जहां पहुंचने का वादा किया था वहां पहुंच गया। ठीक है, ये एक चैप्टर है जो कि लिया गया है एक बहुत मशहूर कहानी से जिसका नाम है द प्रिजनर ऑफ जेंडा। ये सर एंथनी होप हॉकिंस की लिखी हुई एक बहुत मशहूर कहानी है, पूरा नावल है और दुनिया में मशहूर तरीन नावल्स में से एक है। अच्छी खूबसूरत कहानी है, बच्चों के लिए नहीं लिखा गया था, लेकिन ये कि बच्चों के लिए आब्रिज वर्जन में अवेलेबल है, तो आप पढ़ना चाहें तो पढ़ भी सकते हैं। और कहानी में बड़े इंटरेस्टिंग सिचुएशंस आती हैं, बड़े मज़े मज़े के मौके ऐसे आते हैं कि आप कहते हैं अब क्या होगा, अब पता नहीं क्या होगा। ठीक है, तो कहानी है असल में एक बादशाह बनने वाला है। एक साहब हैं, वो प्रिंस हैं। उनके वालिद का इंतकाल हो गया, उनके दो बेटे हैं। एक बेटा थोड़ा सा यूँ कह लें कि लावाबाली सा है, बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देता बादशाहत के मामलात के ऊपर कि मुझे बादशाह बनना भी है, लेकिन बादशाह को अपना वही बेटा पसंद है। और दूसरा थोड़ा कनिंग है, थोड़ा सा ईवल सा है। तो जो ईवल सा है ना, बादशाह को पसंद नहीं था। तो मरते वक्त बादशाह ने ये बता दिया था कि मेरा जो ये दूसरा बेटा है ये बनेगा बादशाह। जो ईवल था उसका नाम था ब्लैक माइकल। तो ब्लैक माइकल को बादशाह नहीं बनाना, ये तय कर दिया था बादशाह ने मरने से पहले। लेकिन अब सूरत हाल कुछ ऐसी हुई कि अगले दिन बादशाह सलामत अगले बादशाह को ताज पहनाया जाना है, जिसको कहते हैं ताज पोशी की का मौका है। अब ताज पोशी उस ज़माने में एक बहुत बड़ा इवेंट होता था और उसमें बहुत से लोग आते थे और पूरी पब्लिक आती थी और बड़ा खुशियाँ मनाई जाती थी और कई दिन तक जश्न होता था कि जी नया बादशाह मुकर्रर हो गया हमारा। तो ताजपोशी का इवेंट है और उस मौके पे जो है वो ब्लैक माइकल ने अपने भाई को या तो जहर दे दिया है या सोने की पिल्स दे दी हैं, स्लीपिंग पिल्स दे दी हैं। और बादशाह जो है कहीं बहुत दूर किसी जगह पे पड़ा है और वो उठ नहीं रहा और होश में नहीं आ रहा और बड़ा अजीब ही माहौल है। और ये जहन में है कि अगर बादशाह नहीं पहुंचा तो ब्लैक माइकल अपने आप को बादशाह बना देगा। और जैसे ही ब्लैक माइकल ने अपने आप को बादशाह बनाया, वो पहला काम ये करेगा कि अपने भाई को जो है वो या तो जेल में डलवा देगा या कत्ल करवा देगा। तो जो बादशाह बनने वाला जो था, जो प्रिंस था उसका, उसके जो साथी थे वो बहुत परेशान थे, बड़े इसमें थे कि पता नहीं क्या होने वाला है। अच्छा, लेकिन साथ ही साथ एक काम और ही हुआ कि बादशाह का एक दूर दराज का एक कज़न घूमता फिरता इस सल्तनत में आने निकला और उसकी बादशाह से यानी बादशाह बनने वाला जो था उससे मुलाकात हुई। और मुलाकात में अंदाज़ा हुआ कि इन दोनों की शक्लें बहुत मिलती थीं। तो इनका नाम रुडोल्फ था, ये जो साहब आए थे, इनकी शक्ल होने वाले बादशाह से बहुत मिलती थी। तो यहाँ पे एक सिचुएशन ये पैदा हो गई कि ये भी मौजूद है और जो बनने वाला बादशाह है वो भी मौजूद है, क्राउन प्रिंस जिसको आप कह लें वही मौजूद है। और दोनों इस सिचुएशन में हैं, कुछ बादशाह के साथी मौजूद हैं और परेशान हैं कि अब क्या होने वाला है, कि जो होने वाला बादशाह उसको तो जहर या नींद की दवा पिला दी गई है और सुबह कोरोनेशन होने वाली है, वो कैसे होगी, अगर नहीं हुई तो फिर तो हम सब गए। ठीक है, ये पूरा बैकग्राउंड जहन में रखिएगा, फिर आपको पढ़ने में और मज़ा आएगा। और हमेशा की तरह डिफ़िकल्ट वर्ड्स की मीनिंग प्लीज़ निकाल के रख लीजिएगा ताकि हमारा सारा ध्यान समझने के ऊपर हो। ज़्यादा हम वर्ड्स के पीछे पीछे ना भागें कि इसका क्या मतलब बताया था, पता नहीं इसका मतलब क्या बताया था। ठीक है, तो मैं एक रवानी में बताता चले जाऊँगा। This is an adaptation of a section from The Prisoners of Zenda by Sir Anthony Hope Hawkins. ये एक एडाप्टेशन है, यानी मख़ूज़ किया गया है, लिया गया है एक सेक्शन में से, एक छोटे से हिस्से में से, जो कि प्रिजनर ऑफ जेंडा में से लिया गया है, जो एक नावल है सर एंथोनी होप हॉकिंस का। द हीरो ऑफ द नावल इज़ एन आइडल यंग मैन कॉल्ड रुडोल्फ रोजेंडल। इस नावल का जो हीरो है वो एक आज़ाद सा लावाबाली सा नौजवान आदमी है जिसका नाम है रुडोल्फ रोजेंडल। ये क्राउन प्रिंस नहीं है। Who travels to another country, ये जाता है एक और मुल्क में, and discovers that he looks exactly the same as the prince who is about to be crowned king of that country. और ये घूमता फिरता एक मुल्क में जाता है और उसको पता चलता है कि ये बिल्कुल सेम इसकी शक्ल है उस शहजादे की जैसी जिसको कि अभी बादशाह बनाया जाना है, ताजपोशी होनी है। दे बिकम फ्रेंड्स, और वो दोस्त बन जाते हैं।
One day, on the day of coronation, the prince has been poisoned by his wicked brother, who hopes to seize power. और जिस दिन उसकी बादशाह को की ताजपोशी होनी है, उस दिन जो प्रिंस है जिसने कि बादशाह बनना है, उसको जहर दे देता है उसका भाई, उसका विकेड भाई, ईवल भाई, जो कि ये उम्मीद रखता है कि वो बादशाहत को कब्ज़े में ले लेगा, सीज़ करना, कब्ज़े में ले लेना। ठीक है, अब ये एक्चुअल सीन अब यहाँ शुरू हो रहा है। I was in a deep sleep. Suddenly, I awoke with a start and a shiver. My face, hair, and clothes dripped water. मैं गहरी नींद में था। अचानक मेरी आँख खुली एक झटके से और कपकपाते हुए। विद अ स्टार्ट एक झटके से और कपकपाते हुए शिवर। मेरा चेहरा, मेरे बाल, मेरे कपड़े सब बिल्कुल पानी से भीगे हुए थे। अपोजिट मी स्टूड सैप्ट, ये एक साहब हैं जो कि क्राउन प्रिंस के वफ़ादार हैं। तो दो लोग आएंगे इसमें क्राउन प्रिंस के वफादार, सैप्ट और फ्रिट्स, और एक और आएगा वो तो छोटा मुलाजिम है। सैप्ट और फ्रिट्स जो हैं वो बड़े लोग हैं। सैप्ट जो है वो आई थिंक कर्नल है, और फ्रिट्स भी जो है बादशाह का करीबी साथी है। ये सैप्ट जो हैं वो थोड़े बड़े मियाँ हैं, फ्रिट्स निस्बतन कम उम्र है, बादशाह के करीबी उम्र का है। तो मेरे सामने जो है वो सैप्ट खड़ा था, अ स्नेयरिंग स्माइल ऑन हिज फेस एंड एन एम्प्टी बकेट इन हिज हैंड। एक तंज़िया मुस्कुराहट थी उसके चेहरे पर, उसके हाथ में खाली बकेट थी, खाली बाल्टी थी। तो क्या हुआ था कि असल में इसने पानी फेंक दिया था इसके ऊपर, पानी फेंक के इसको उठाया था, इसीलिए वो अचानक से चौंक के उठा और कपकपा भी रहा था क्योंकि पूरा जिस्म इसका भीगा हुआ था, क्योंकि इसने पानी फेंका था सैप्ट ने इसके ऊपर। ऑन द टेबल बाय हिम सैट फ्रिट्स, और उस टेबल पे उसके साथ बैठा था फ्रिट्स, सैप्ट के साथ। पेल एज अ घोस्ट, वो बिल्कुल पीला पड़ा था, बिल्कुल जैसे कोई भूत हो, मतलब भूत बदसूरत या डरावना नहीं लग रहा था, बल्कि जैसे किसी की जान निकल जाती है ना, तो बिल्कुल ऐसी शक्ल में था वो, जैसे उसकी जान निकल गई, वो रंग उड़ा हुआ था चेहरे का। एंड विद डार्क बैग्स अंडर हिज आइज, और उसकी आंखों के नीचे हल्के पड़े हुए थे। आई लेफ्ट टू माई फीट इन एंगर, मैं अपने पाँव पे खड़ा हो गया उछल के गुस्से में। ये जो गोज़ टू फास्ट सर, आई क्राइड, मैं चीखे का, आपका मजाक बहुत हद से बढ़ गया जनाब। मतलब मैं वो ये समझा कि इसने मजाक किया उसके मुंह पे पानी फेंक के। हुआ क्या था कि ये दोनों ही जो हैं वो इन दोनों ही को नींद की दवा या जहर दे दिया गया था, जिसकी वजह से दोनों ही सो रहे थे, यानी बादशाह बनने वाला जो था वो भी और ये रुडोल्फ भी। तो रुडोल्फ पे पानी फेंका तो रुडोल्फ उठ के खड़ा हो गया। पानी बादशाह पे भी फेंका गया था, लेकिन वो नहीं उठ के खड़ा हो रहा था, वो शायद ज़्यादा ही डोज ले गया था। चुट मैन, देयर इज़ नो टाइम टू आर्ग्यू। अब ये चुट जो है ना, वो जो है या, तो ये नफ़ी के लिए एक आवाज़ है। तो उसने कहा, ओहो नहीं भाई, अभी इस वक्त हमारे पास झगड़े के लिए वक्त नहीं है, आर्ग्यूमेंट के लिए, बहस का वक्त नहीं है। नथिंग एल्स वुड रोज यू, इट्स 5 o'clock। हमने सब कुछ करके देख लिया, कुछ भी करके तुम उठ नहीं रहे थे, अब सुबह 5 बजे का वक्त हो चुका है। बट कर्नल सेप्ट, लेकिन कर्नल सेप्ट साहब, अब मैं कुछ कहने वाला था। आई बिगेन अगेन, मैं दोबारा अपनी बात शुरू की, हॉट इन स्पिरिट, काफ़ी गुस्से में था मैं। दो माई बॉडी वॉज कोल्ड फ्रॉम द वाटर, हालांकि मेरे जिस्म जो है वो बिल्कुल ठंडा हो रहा था पानी की वजह से, लेकिन मुझे गुस्सा चढ़ा हुआ था, तो हॉट था मैं गुस्से में। रोडोल्फ इंटरप्टेड फ्रिट्स, फ्रिट्स ने बात काटते हुए मुझे मुखातिब किया। रोडोल्फ, गेटिंग डाउन फ्रॉम द टेबल एंड टेकिंग माई आर्म, वो टेबल से नीचे आया और मेरा हाथ पकड़ा, नहीं टेबल से उठा और मेरा हाथ पकड़ा। लुक हियर, अरे यहाँ देखो तो सही। द किंग ले ऑन द फ्लोर, वो बादशाह जो है वो ज़मीन पे पड़ा था। हिज फेस वॉज रेड, उसका मुंह लाल हो रहा था। एंड ही ब्रीथ्ड हैवीली, और बड़े डीप सांस ले रहा था, मुश्किल से सांस ले रहा था, खींच के सांस लेना पड़ रहा था उसको। सेप्ट डिसरेस्पेक्टफुली किक्ड हिम शार्पली, सेप्ट जो था, जो कर्नल सेप्ट था, जो बड़े मियाँ थे उसका, उन्होंने उसको बड़ी बदतमीज़ी से लात मारी बादशाह को। असल में वो लात मार के दिखाना चाह रहा था, जल्दी में था ना, वक्त कम था, समझाने का टाइम नहीं था कि देखो मैंने इनको लात भी मार दी फिर भी ये नहीं हिल रहे, तुम ज़रा मौके की नज़ाकत तो समझो। ही किक्ड हिम शार्पली, ज़ोर से उसने लात मारी। ही डिड नॉट मूव, लेकिन बादशाह नहीं हिला अपनी जगह से। अब जब हम बादशाह कह रहे हैं तो ये एक्चुअली बादशाह नहीं है, बल्कि कल बादशाह बनने वाला है। देयर वॉजेंट इवन एनी ब्रेक इन हिज ब्रीथिंग, यहाँ तक कि इतना भी नहीं हिला कि उसके सांस लेने में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मतलब जो सांस चल रहा था वैसे ही चलता रहा, उसको किक महसूस ही नहीं हुई, इतना वो गायब था, इतना ज़्यादा बेहोश हुआ था। आई सॉ दैट हिज फेस एंड
आई सॉ दैट हिज फेस एंड हेड वर वेट विद वाटर एज अ माइन। मैंने देखा कि उसका मुंह और सर भी पानी से गीले हो रहे हैं जैसे कि मेरे हो रहे हैं, यानी इसको भी पानी डाल के उठाने की कोशिश की गई थी। वी स्पेंट हाफ एन आवर ट्राइंग टू वेक हिम, सैड फ्रिट्स। फ्रिट्स ने कहा, हमने पिछला आधा घंटा गुजार चुके हैं इसको जगाने की कोशिशों में। आई नेल्ट डाउन एंड फेल्ट हिज पल्स। मैं नीचे झुका अपने घुटनों के बल और मैंने उसकी नब्ज चेक की, जो दिल की धड़कन चेक करते हैं ना। इट वॉज अलार्मिंगली लैंग्वेज एंड स्लो। वो काफ़ी ज़्यादा सुस्त रवि से चल रही थी, स्लो थी, और वैसे जैसे कि किसी बीमार की होती है ना वैसे। वी लुक्ड एट वन अनदर, हमने एक दूसरे को देखा। तो फिर इन्होंने कहा, डू यू थिंक ब्लैक माइकल सर्वेंट्स गेव अस स्लीपिंग टैबलेट्स? आई विस्पर्ड। मैंने सरगोशी की कि क्या तुम्हें लगता है कि ब्लैक माइकल के नौकरों ने हमें सोने की गोलियां, नींद की गोलियां दी हैं? आई डोंट नो बट आई सस्पेक्ट सो। सैप ने कहा, मुझे पता नहीं है लेकिन मेरा अंदाज़ा यही है कि ऐसा ही कुछ हुआ है। वी मस्ट गेट अ डॉक्टर, हमें किसी डॉक्टर को लेके आना पड़ेगा। देयर इज नन विद इन 10 माइल्स। अरे 10 मील के दूर दूर तक कोई डॉक्टर नहीं है यहाँ पे। आई नो फ्रॉम हाउ ही लुक्स दैट ही विल बी asleep फॉर मोस्ट ऑफ द डे। और मैं जानता हूँ इसकी शक्ल देख के ना, जो जैसा ये दिख रहा है ना, इस जिस हालत में दिख रहा है, इसको देख के मुझे अंदाज़ा है कि ये तो अभी पूरा दिन सोएगा, पूरा दिन इसकी आँख नहीं खुल सकेगी। बट द कोरोनेशन, आई क्राइड इन हॉरर। मैंने घबराते हुए ना चिल्ला के कहा, लेकिन ताजपोशी तो बस होने वाली है कुछ देर में। फ्रिट्ज shrugged his shoulders and looked glum. फ्रिट्ज ने अपने कंधे उचकाए और बड़ा अफसरदा सा दिख रहा था वो। We must send word that he is ill, he said. हमें शायद ये पैगाम भिजवाना पड़ेगा कि हमें ये पैगाम ज़रूर भिजवाना पड़ेगा कि बादशाह बीमार है। I suppose so, said I. मैंने भी कहा कि हाँ, शायद ऐसा ही करना पड़ेगा। लेकिन ओल्ड सेप्ट had lit his pipe and was puffing hard on it. जो ओल्ड सेप्ट था, जो बड़े मियाँ थे, जो कर्नल थे, उन्होंने अपना पाइप जलाया। वो जो पाइप होता है ना, इसमें तंबाकू भर के आग लगाते हैं, और वो उसमें से पफ कर रहे थे, उसके धुआं खींच रहे थे उसमें से काफ़ी ज़ोर ज़ोर से, जैसे गुस्से में हो या परेशान हो। if he's not crowned today, he said, I'll guarantee he is never crowned. he's यानी he is। उन्होंने कहा कि अगर आज इसकी ताजपोशी नहीं हुई ना, तो मैं तुमसे गारंटी दे के कहता हूँ, शर्तिया कहता हूँ, इसकी ताजपोशी हो ही नहीं सकेगी। वाई नॉट, क्यों नहीं? द होल नेशंस देयर टू सी अ कोरोनेशन। अरे भाई, पूरी कौम आई हुई है, जम हुई हुई है ये देखने के लिए कि एक ताजपोशी होने वाली है। सो ब्लैक मैकल विल बी रेडी टू स्टेप इन। तो ब्लैक मैकल बिल्कुल तैयार बैठा होगा कि वो उसकी जगह खुद को पेश कर दे। वी कांट सेंड वर्ड टू से दैट द किंग्स अस्लीप। हम ये बात कहने के लिए तो किसी बंदे को नहीं भिजवा सकते ना कि बादशाह सलामत सो रहे हैं। वी कुड से दैट ही इज इल, सेड आई इन करेक्शन। मैंने बात को दुरुस्त करते हुए कहा कि हम ये तो कह सकते हैं ना कि वो बीमार है। भाई, ये बात समझ नहीं रहा कि वहाँ ये समझने वाले लोग बैठे नहीं होंगे कि बादशाह बीमार है नहीं, क्योंकि वहाँ पे ब्लैक माइकल ने अपनी स्कीम पूरी चला ली होगी और लोग तैयार होंगे कि ब्लैक माइकल की कोरोनेशन कर दें, उसको बादशाह बना दें। लेकिन सेप्ट ये समझता है, सेप्ट को पता है ये सारी सियासत है। इल, इकोड सेप्ट। इस सेप्ट ने मेरी बात दोहराई, लेकिन एक तंजी अंदाज में। बीमार? हाँ, विद अ स्कॉर्नफुल लाफ, एक बड़ी तंजिया किस्म की हंसी के साथ ना। हाँ, बीमार? बीमार बताओगे तुम वहाँ पे? तुम्हें पता नहीं है वहाँ पे क्या हालात चल रहे हैं। तो ऐसे उसने कहा, बीमार? वेल व्हाट एल्स कैन वी डू, सैड फ्रिट्स हेल्पलेसली। जो फ्रिट्स था उसने जो है वो बड़ा मजबूरी के अंदाज में कहा कि अब हम कर क्या सकते हैं। टेल मी, सैड सेप्ट, डू यू थिंक द किंग वाज पॉइजन? सेप्ट ने पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि बादशाह को जहर दिया गया? आई डू, सेड आई। मैंने कहा, हाँ, मुझे लगता है कि जहर दिया गया। एंड हु अरेंज इट? अच्छा, तो मुझे बताओ कि फिर इसने किसने दिया होगा ये जहर। अब ये सेप्ट समझाने के अंदाज में सवाल कर रहा है ताकि ये रुडोल्फ बात मसले को अच्छी तरह समझ जाए कि एक्चुअली चल क्या रहा है और हम बादशाह की खबर आगे क्यों नहीं दे सकते। तो उसने कहा कि तुम्हारे ख्याल में बादशाह को पॉइजन दिया गया था ना? उसने कहा, हाँ, मैं समझता हूँ। अच्छा, तो तुम बताओ, हु अरेंज इट? तो किसने दिया था पॉइजन? तो अब फिट्स ने बीच में अपने दांत चबाते हुए बोला ना गुस्से में। फिट्स सैड फिट्स बिटवीन हिज टीथ, अपने दांत चबाते हुए फिट्स ने बोला, दैट ईविल स्कीम ऑफ ब्लैक माइकल। वो ईविल, वो इंतहाई बुरा जो मनसूबाबंदी करने वाला है ना, चालें चलने वाला, वो बदतरीन चालें चलने वाला ब्लैक माइकल जो है ना, वो उसने दिया था जहर। ये फिट्स ने बीच में बोला। आए, हाँ, बिल्कुल ठीक कहा, सेट ने कहा, तुम ठीक कह रहे हो। सो दैट ही कैन टेक द क्राउन। भाई, ये सब कुछ उसने इसलिए किया ताकि वो
ताज ले सके यानी बादशाह बन सके। रुडोल्फ हियर डजंट नो माइकल। और ये जो रुडोल्फ है ना, जो जो बंदा उठा हुआ है अभी जागा हुआ है, इसको माइकल का पता नहीं है कि माइकल किस तरह का आदमी है। तभी ये कहे जा रहा है बार बार कि हम जाके इतला दे देते हैं कि बादशाह बीमार है, बादशाह यूं है। तो सेप्ट समझाने के लिए कह रहा है फिट्ज से कि इस रुडोल्फ को तो पता ही नहीं है कि माइकल किस तरह का आदमी है। फिट्ज एंड आई नो दैट माइकल विल बी रेडी टू स्टेप इन एंड टेक द क्राउन। और फिट्ज और मैं जानते हैं कि माइकल बिल्कुल तैयार बैठा होगा आगे बढ़ने के लिए, ताजपोशी के लिए, यानी बादशाह खुद ले लेने के लिए। वी कुड कैरी हिम देयर, आई सेड। हमें यहाँ इसको उठा के ले चलते हैं वहाँ पे, मैंने कहा। वॉट फॉर, ही इज अस्लीप। अरे हम किस लिए ले जाएं, वो सो रहा है, या वहाँ आके कुछ नहीं कर सकेगा। तो सेप्ट ने बड़े गुस्से से कहा ना, तुम समझ क्यों नहीं रहे बात भाई, वहाँ पे सारे मिले बैठे हैं, वो सब प्लान करके बैठे हुए हैं कि बस ये आएगा ही नहीं, और ये अगर सोती हुई हालत में गया तो वो कुछ ना कुछ इसका कर देंगे इसके साथ काम तमाम। फ्रिट्ज buried his face in his hands। फ्रिट्ज ने अपना मुंह जो है ना अपने हाथों में छिपा लिया। द किंग breathed loudly and heavily। बादशाह जो है बड़े ऊंचे आवाज़ में और बड़े गहरे गहरे सांस ले रहा था। सैप्ट स्टिर्ड हिम अगेन विद हिज फुट। सैप्ट ने फिर उसको अपने पाँव से हिलाया। फिर उसने कहा, ही इज़ नॉट परफेक्ट सेड ही। उसने कहा, भाई ये कोई बिल्कुल अच्छा बहुत बेहतरीन आदमी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये जो हमारा साहब यहाँ पढ़े हैं कि बहुत बेहतरीन साहब है, बट ही इज़ द राइटफुल एयर। एयर कहते हैं वारिस को, लेकिन बादशाहत का यही सही हकीकी वारिस है, इसी का हक बनता है असल तो। आई मेड अ प्रॉमिस टू हिज फादर। मैंने इसके अब्बू से एक वादा किया था जो असल बादशाह सलामत थे। आई विल नेवर फॉरगिव माई सेल्फ इफ आई अलाउ ब्लैक माइकल टू सिट ऑन हिज प्लेस। मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर सकूँगा अगर मैंने ब्लैक माइकल को इजाज़त दे दी कि वो इसकी जगह बादशाह बन जाए। फॉर अ मोमेंट और टू वी वर ऑल साइलेंट। कुछ लम्हों के लिए तो हम बिल्कुल खामोश थे। देन सेप्ट फ्राउनिंग took his pipe from his mouth and said to me। उसके बाद सैप्ट ने अपनी भवें ऐसे उचकाते हुए ना, तेवरियों पे बल चढ़ाते हुए, उसने अपना पाइप मुंह से निकाला जैसे सोचने के अंदाज में कुछ करते हैं ना लोग, और मुझसे कहा, एज अ मैन ग्रोज ओल्ड ही बिलीव्स इन फेट। जब इंसान की उम्र ज़्यादा होती जाती है तो उसको कुदरत और किस्मत के ऊपर यकीन आना शुरू हो जाता है कि बहुत से काम किस्मत करती है। भाई, फेट सेंट यू हियर। किस्मत ने ही तुम्हें यहाँ भेजा। Fate sends you now to the coronation in Stralso। अब कुदरत ही चाहती है कि तुम यहाँ से जाओ उस ताजपोशी के लिए स्ट्राल्सो। अभी क्या बात हो रही है, आप समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं? आई स्टैगर्ड बैक। मैं लड़खड़ा के पीछे हटा। मर्मरिंग, और मुंह से बड़बड़ाया मैंने, ओह नो, नहीं 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 नहीं। फ्रिट्ज लुक अप विद एन ईगर bewildered gaze। फ्रिट्ज ने मुझे ऊपर अपनी आंखें उठा के मुझे देखा। एक ईगर कहते हैं जब कोई चीज़ आप चाह रहे होते हैं कि ऐसा हो जाए, काश ऐसा हो जाए, हाँ प्लीज़, हाँ बोल दो, हाँ बोल दो, ऐसा अंदाज था उसका। अब bewildered बिल्कुल बौखला देने वाला ना, बिल्कुल ऐसी इसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी, और सोचा, उसने देखा कि अरे वाह क्या आइडिया है सेप्ट को। तो ऐसा कुछ फीलिंग थी फ्रिट्ज की ना, कि क्या चक्कर क्या था, जैसे मैंने बताया कि इन दोनों की शक्लें मिलती थी। तो सेप्ट ने जो है मशवरा दिया कि शक्ल तो तुम्हारी मिल रही है, तो लगता है कुदरत ने तुम्हें इसलिए यहाँ भेजा है कि इस वक्त तुम वहाँ चले जाओ और उसकी जगह तुम बादशाह बन जाओ कुछ दिन के लिए, जब तक इनकी तबीयत ठीक ना हो जाए, फिर वापस आ जाएंगे, ये मामला ये चलना चाह रहे हैं। तो ये बात अभी तक फ्रिट्ज के जहन में नहीं आई थी। जैसे फ्रिट्ज ने बात सुनी ना, तो उसने ऐसे सर उठा के एकदम से अचानक देखा रुडोल्फ की तरफ। रुडोल्फ हाँ कर दे बस, ठीक है। तो बस ऐसा चेहरा बनाया हुआ था कि बस किसी तरह से रजामंदी का जवाब मिल जाए हमें। इम्पॉसिबल, आई मटर्ड। मैं बुड़बुड़ाया, नहीं ये नहीं हो सकेगा। दिल, नो आई एम एन इम्पोस्टर। वो समझ जाएंगे कि मैं एक बहरूपिया हूँ। इट्स अ रिस्क सैड सेप्ट। हाँ, ये इसका इम्कान है, ऐसा हो सकता है कि इस तरह से हो जाए। तो यू इफ़ यू शेव आई विल बैट दैट यू वोंट बी फाउंड आउट। अगर तुम अपनी दाढ़ी काट लो, क्योंकि देखे ना कि बादशाह सलामत की जो थी वो दाढ़ी नहीं थी और इनकी दाढ़ी थी, और यही फ़र्क था इन दोनों की शक्लों में, बाकी तो बहुत मिलती जुलती थी। ये रहा रुडोल्फ और ये रहा क्राउन प्रिंस, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम अपना शेव कर लो, दाढ़ी काट लो, तो मैं शर्त लगा सकता हूँ कि तुम्हें कोई नहीं पहचान सकेगा। आर यू अफ्रेड? क्या तुम डरपोक हो, डर रहे हो तुम इस बात से? ऑफ कोर्स नॉट। नहीं, मैं डर नहीं रहा, डरता वरता नहीं हूँ मैं। ऑल राइट, बट यू शुड नो। लेकिन ठीक है, अब अगर तुम मान ही रहे हो, बात मान ही रहे हो, तो एक बात ये भी सुन लो। यू शुड नो दैट इफ़ यू आर डिस्कवर्ड यू विल बी किल्ड। कि अगर तुम्हें पता लगा लिया गया कि तुम वो नहीं हो जो तुम पोज करने जा रहे हो, तो तुम्हें मार दिया जाएगा।
सो विल आई एंड फिट्स टू, और मुझे और फिट्स को भी मार दिया जाएगा। बट इफ़ यू डोंट गो, लेकिन अगर तुम गए ही नहीं, ब्लैक माइकल विल सिट टुनाइट ऑन द थ्रोन, तो ब्लैक माइकल आज बादशाहत के मर्तबे पे फाइज हो जाएगा, आज तख्त पे बैठ जाएगा। एंड द किंग विल एंड अप इन प्रिजन और इन हिज ग्रेव, और ये जो अभी जो हमारे सामने बादशाह सलामत पड़े, इनका अंजाम होगा या तो किसी काल कोठरी में या फिर उनकी कब्र में, यानी मार दिए जाएंगे। द क्लॉक टिक्ड एज आई स्टूड इन थॉट, घड़ी आगे बढ़ रही थी, अपने टिकिंग जारी थी घड़ी की, जबकि मैं अपनी सोचों में गुम था। देन आई सपोज अ लुक केम ओवर माई फेस, फिर शायद ऐसा हुआ कि मेरे चेहरे पे कोई तसुरात आए, मुझे नहीं अंदाज़ा हुआ, लेकिन मेरे चेहरे पे शायद कोई तसुरात ऐसे आए। फॉर ओल्ड सेप्ट कॉट मी बाय हैंड क्राइंग, क्योंकि फिर वो जो बड़े मियाँ सेप्ट थे ना, उन्होंने मुझे मेरे हाथ से पकड़ के चिल्लाए, कहा तुम जा रहे हो ना, है ना, यू विल गो, हाँ तुम जाओगे ना। यस आई विल गो सेड आई, हाँ मैं चला जाऊँगा, मैंने कहा। एज आई लुक्ड एट द किंग लाइंग ऑन द फ्लोर, जब मैं देख रहा था बादशाह को ज़मीन भी पड़ा था। टुनाइट सेप्ट्स वेंट ऑन इन अ हेस्टी विस्पर, आज की रात सेप्ट ने अपनी बात जारी रखी तेज तेज बोलते हुए सरगोशी में। आफ्टर योर क्राउन वी विल बी गिवन रूम्स इन द पैलेस, जब तुम्हारी तुम्हारी साथ ताजपोशी हो जाएगी तो हमें महल में कमरे दे दिए जाएंगे। द मोमेंट दे लीव अस, जैसे ही वो हमको छोड़ेंगे, यू एंड आई विल माउंट आवर हॉर्सेस, तुम और मैं हम दोनों मिलकर अपने घोड़ों पर सवार हो जाएंगे, यानी यहाँ वापस आने के लिए। फ्रिट्स मस्ट स्टे देयर एंड गार्ड द किंग्स रूम, और फिट्स वहाँ रुकेगा, बादशाह सलामत का जो कमरा हमें दिया जाएगा उस कमरे में फिट्स रुकेगा। भाई हम कमरा अंदर से बंद करके किसी चोर रास्ते से निकल खड़े होंगे घोड़ों में बैठ के, फिट्स अंदर से कमरा रुकेगा, कमरा बंद करके, ताकि उस बादशाह के कमरे की हिफाजत कर सके, यानी उसको बंद रखे। एंड राइड बैक हेयर एट अ गैलप, और हम बड़ी तेज़ी से घोड़े दौड़ाते हुए यहाँ वापस आएंगे। द किंग विल बी रेडी, बादशाह तैयार होगा। जोसेफ विल टेल हिम, ये इनका मुलाजिम है जोसेफ, जोसेफ उनको सब कहानी बता देगा। एंड ही मस्ट राइड बैक विद मी, तो फिर बादशाह सलामत मेरे साथ दोबारा वापस सवार होके जाएंगे टू स्टर्लू टू स्टल्सो तक, जो उनका शहर है। एंड यू राइड एज फास्ट एज यू कैन टू द फ्रंटियर, और तुम जो हो फिर तेज़ी से घोड़ा दौड़ाते हुए निकल जाना वापस सरहद की तरफ जहाँ से तुम आए थे। आई टुक इट ऑल इन अ सेकेंड, मैं ये सब बातें अपने जहन में महफूज की एक सेकेंड में, एक लम्हे में। एंड नॉडेड माई हेड, और फिर हामी में सर हिला दिया। ठीक है, बात समझ आ गई, आपको भी समझ में आ गई ना क्या प्लान है, कि जाएंगे इनको लेके ताजपोशी करवा लेंगे, इनको बादशाह के तौर पे पोज करवाएंगे, इन ये जाएंगे, फ्रिट्स जाएगा और सेप्ट जाएगा, तो ये तीनों जाएंगे, बादशाह सलामत को ताजपोशी इनकी हो जाएगी बादशाह सलामत के तौर पे, फिर इनको इनके कमरों में भेज दिया जाएगा। वहाँ फ्रिट्स जो है वो वेट करेगा कमरा बंद करके अंदर से, और सेप्ट और रुडोल्फ जो है वो घोड़े दौड़ाते वापस आ जाएंगे, और जो सही बादशाह सलामत है उनको सब बात पहले से बता दी जाएगी। फिर उनको वापस घोड़े पर सवार करके सेप्ट के साथ वापस महल भेज दिया जाएगा, जबकि रुडोल्फ जो है वो अपने मुल्क वापस चला जाएगा। ये प्लान है। देयर इज़ अ चांस सेट फ्रिट्स विद हिज फर्स्ट साइन ऑफ होपफुलनेस, अब वो थोड़ा सा उम्मीद हो गया था, पहले आसार नज़र आया उसके अंदर उम्मीद होने के। तो फ्रिट्स ने कहा कि हाँ इसमें चांस है, पॉसिबिलिटी है, इम्कान है इस बात का कि कामयाब हो जाए हम लोग। इफ़ आई एस्केप डिटेक्शन, अभी भी मैं, ये जो रुडोल्फ कह रहे हैं कि मैं अभी भी यकीनी अंदाज में नहीं मौजूद था, नहीं सोच रहा था, तो इन्होंने यही कहा कि अगर मैं बच पाया पहचाने जाने से तो फिर चांस है। इफ़ वी आर डिटेक्टेड, सेप्ट ने कहा देखो अगर हमें पहचान भी लिया गया ना, तो आई विल फाइट ब्लैक माइकल टू द डेथ, तो मैं ब्लैक माइकल से उस वक्त तक लड़ूंगा कि या तो वो मर जाए या मैं मर जाऊँ। सिट इन दैट चेयर मैन, चलो अब जाके इस कुर्सी पे बैठो तुम, शाबाश। आई ओबेड हिम, मैंने उसकी बात मानी। ही डार्टेड फ्रॉम द रूम कॉलिंग जोसेफ जोसेफ, वो कमरे से बाहर तेजी से निकल के भागा और आवाज़ें लगाई जोसेफ जोसेफ। इन 3 मिनट्स ही वॉज बैक, 3 मिनट में वापस आया विद जोसेफ, साथ में जोसेफ भी था। जोसेफ कैरिड अ जग ऑफ हॉट वाटर, सोप एंड रेजर्स, जोसेफ के हाथ में था एक गर्म पानी का जग और साबुन और रेजर्स। ही वॉज ट्रेम्बलिंग, वो कपकपा रहा था। एज सेप्ट टोल्ड हिम द प्लान, जब सेप्ट ने उसको सारा प्लान बताया। एंड बेड हिम शेव मी, और उसको हुक्म दिया कि अब मुझे शेव कर दो। अच्छा क्या हुआ, क्या बात हुई कि बादशाह की दाढ़ी नहीं थी और इनकी दाढ़ी थी, तो इनकी दाढ़ी काट के इनको बादशाह जैसी शक्ल बनानी थी। सडनली फिट्स स्लैप्ड हिज थाई बट द गार्ड्स टेल नो, अचानक फ्रिट्स ने अपनी रान पे हाथ मारा। अरे गार्ड्स का क्या होगा, वो तो बाहर खड़े हैं, उनको तो पता चल जाएगा। ये गार्ड्स कौन है, ये जो जगह है जहाँ ये लोग बैठे हैं,
ये इनकी सल्तनत में एक घर था जो कहीं जंगलात के करीब था, तो ये शिकार विकार खेल रहे होंगे, तो शिकार खेल के यहाँ आए होंगे खाना वाना खाने के लिए। तो ब्लैक माइकल के बंदों ने इनको जहर दे दिया होगा और वो बाहर खड़े होंगे इस इंतजार में कि ये बाहर ना निकलने पाए और जहर दे दिया तो अंदर ही मर जाए या बेहोश रहे। तो फ्रिट्ज को भी याद आया कि अब बाहर तो गार्ड्स खड़े हैं ब्लैक माइकल के। bah we shan't wait for the guards to get up, get ready। हम इस बात का इंतजार नहीं करेंगे, गार्ड्स बाहर सोते पड़े होंगे। ये सेप्ट कह रहा है कि बाहर अभी इतनी रात हो गई, सुबह के 5 बज रहे हैं, गार्ड्स बाहर सो रहे होंगे, हम उनके उठने का इंतजार नहीं करेंगे, बस तुम तैयार हो जाओ। बट द किंग, लेकिन जो असल बादशाह है वो तो अंदर ही है। वील हाइड द किंग इन अ सेलर, हम जो बादशाह है ना उसको जो है वो सेलर में ले जाके छुपा देंगे, अंदर का एक कमरा है उसमें छुपा देंगे। आई टेक हिम देयर नाउ, मैं उसको भी वहीं ले जा रहा हूँ। इफ़ दे फाइंड हिम, और अगर उन्होंने उनको ढूंढ लिया, अब ये फ्रिट्ज बड़ा घबरा रहा है, अगर बादशाह सलामत मिल गए गार्ड्स को तो क्या होगा? अरे दे वॉन्ट, हाउ शुड दे, जोसेफ विल पुट देम ऑफ। अरे वो नहीं ढूंढ पाएंगे, कैसे ढूंढेंगे? जोसेफ उनको भगा देगा, बता देगा बादशाह चले गए। जब वो पता चल जाएगा उनको कि बादशाह चला गया तो वो अंदर ढूंढने क्यों आएंगे ज़्यादा। बट अभी वो और फ्रिट्स पीछे लग रहा था, नहीं नहीं मुझे लग रहा है गार्ड्स मसला करेंगे। लेकिन सैप्ट स्टम्प्ड हिज फुट, सैप्ट ने जो है ना अपना पाँव जोर से ज़मीन पे मारा। वी आर नॉट प्लेइंग ही और आई नो द रिस्क, हम कोई खेल नहीं खेल रहे हैं। उसने गुर्रा के कहा, मुझे पता है कि इसमें क्या रिस्क हैं, क्या मसले पैदा हो सकते हैं, क्या इम्कानात हैं जो कि हम इसमें फ़ेल हो सकते हैं, तमाम बातें मुझे पता हैं। इफ़ दे डू फाइंड हिम, अगर वो इसको ढूंढ भी लेते हैं बादशाह को, गार्ड ज़बरदस्ती अंदर घुस आते हैं और बादशाह उन्हें मिल भी जाता है तो क्या होगा? ही इज़ नो वर्स ऑफ देन ही इज़ इफ़ ही इज़न्ट क्राउन टुडे इन स्टेल्सो। अगर बादशाह उनको मिल भी जाता है तो उसकी हालत उससे ज़्यादा ख़राब नहीं होगी जितनी कि उस वक्त होगी कि जब उसको आज ताजपोशी ना की गई स्टेल्सो में। तो मतलब वो समझाना चाह रहे हैं कि भाई अगर हमने एक्शन नहीं लिया और हम सब यहाँ यहीं रुक गए और ताजपोशी ना हो सकी, हमने रिस्क नहीं लिया, तो फिर भी बादशाह की हालत ख़राब ही होनी है, उसकी तो मौत ही आनी है। तो अगर इस रिस्क के बाद बादशाह को बादशाहत मिल सकती है, एक चांस है, तो फिर चांस हमें लेना पड़ेगा, वो कहना चाह रहे हैं। सेप्ट ग्रिमली, बादशाह ने सेप्ट ने जो है वो अफसोसदा सी आवाज़ में कहा कि आखिर का नतीजा अगर हमने रिस्क नहीं लिया तब भी यही निकलना है ना कि इसकी मौत ही हो जाएगी। एंड ही कैरिड ऑफ द किंग इन हिज आर्म्स, और वो बादशाह को अपने हाथों में उठा के ले गया, मतलब घसीटता हुआ ले गया छुपाने। आई सैट डाउन इन एन आर्म चेयर, मैं एक हाथों वाली चेयर पर बैठ गया, नहीं ऐसे चेयर जिसके के हाथ होते हैं ना, हाथ रखने के लिए। हाफ डोस्ट, और तकरीबन आधा सो ही गया मैं। एंड जोसेफ क्लिप्ड एंड स्क्रैप्ड मी टिल माई मस्टैश एंड बियर्ड वर गॉन एंड माई फेस वॉज एज बेयर एज द किंग्स। और जोसेफ ने जो है वो क्लिप किया, यानी कैंची से बाल काटे, और स्क्रैप्ड मी, स्क्रैप कहते हैं रगड़ने को, मतलब वो रेजर को रगड़ रगड़ के चलाया मेरे मुंह पे, यहाँ तक कि मेरी मूछें और मेरी दाढ़ी जो है सब चलेगा, और मेरा चेहरा वैसे ही बिल्कुल खाली हो गया जैसे कि बादशाह का था। And when Fritz saw me, he drew a long breath and exclaimed, और जब फ्रिट्ज ने मुझे देखा तो उसने एक लंबा सांस लिया और फिर हैरतनाक अंदाज में कहा, बाय जोव वी शैल डू इट, खुदा की कसम हमें कर लेना चाहिए ये काम, ये रिस्क लेना चाहिए, वाकई तुम बहुत मिल रहे हो उससे, मतलब ये कहना चाह रहा। बाय जोव एक स्टाइल था उस ज़माने में बाय गॉड कहने का, बाय गॉड का मतलब खुदा की कसम। इट वॉज 6 o'clock नाउ, अब 6 बज चुके थे सुबह के। वी हैड नो टाइम टू लूज़, हमारे पास ज़ाया करने के लिए कोई वक्त न था। सेप्ट हरीड मी इनटू द किंग्स रूम एंड आई पुट ऑन हिज यूनिफॉर्म, सेप्ट मुझे जल्दी जल्दी लेके गया बादशाह के कमरे में और मैंने उसका यूनिफॉर्म पहना। आई स्लिप्ड ऑन द किंग्स बूट, मैंने बादशाह के जूते पहने। आई आस्क्ड सेप्ट व्हाट ही हैड डन विद द किंग, मैंने सेप्ट से पूछा उसने बादशाह के साथ क्या किया। आई पुट हिम आउट ऑफ द वे इन द सेलर, मैंने उसको वहाँ सेलर वाले कमरे में ले जाके जो है ना वो बिल्कुल छुपा दिया। पुट हिम आउट ऑफ द वे, ऐसी जगह कर दिया कि किसी के रास्ते में ना आए, किसी को नज़र ना आए। ठीक, अच्छा, आमतौर पर सेलर जो है वो एक ऐसा कमरा होता है जहाँ पे कि जो स्टोर रूम समझें, जहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें रखी जाती हैं जिनको कि कई महीनों के लिए स्टोर करना हो। ठीक है, तो एक सेलर रूम होता है जो बहुत सी जगहों पे आमतौर पे अंडरग्राउंड भी होता है। तो मतलब मैंने उसको ऐसे बिल्कुल पीछे के कमरे में स्टोर रूम में ले आके ऐसी जगह छुपा दिया है कि वो किसी को मिलेगा नहीं। पुट हिम आउट ऑफ द वे, ऐसी जगह छुपा दिया कि किसी के रास्ते में आएगा नहीं, कोई कोई उसको इत्तेफाक से डिस्कवर नहीं कर लेगा, सिवाय से कोई बाकायदा ढूंढने जाए तो अलग बात है। जोसेफ विल लुक आफ्टर हिम, फिक्र न करो, जोसेफ उसका ख्याल रख लेगा। देन आई बर्स्ट आउट लाफिंग एंड इवन ओल्ड सेप्ट ग्रिमली स्माइल्ड, फिर मुझे अचानक से ज़ोर की हंसी आ गई ना, मैं हंसी में एकदम से मैं फट पड़ा समझ लें, ऐसे अचानक से एकदम से ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा
और वो जो बड़े मियाँ सेप थे, बड़े ग्रिम थे, बड़े गुस्से वाले आदमी थे, वो भी मुस्कुराने लगे ग्रिमली, और अजीब से ना एक अफसरदा सी मुस्कुराहट उनके मुंह पे आई। व्हाट अबाउट ब्लैक माइकल सर्वेंट, आई सेड। ब्लैक माइकल के सर्वेंट्स का क्या होगा, उसके जो नौकर हैं उनका क्या होगा, मैंने कहा। आई सस्पेक्ट, वो जो बाहर खड़े थे ना, मतलब बार बार उन्हीं की बात हो रही थी, तो उसने कहा तुम्हारे ख्याल में तुम क्या करो, क्या सोचा है तुमने उनके बारे में, जो इसने सेप्ट से पूछा। आई सस्पेक्ट, said he, that when Joseph tells them the king is gone, they'll think it is because we smelt a rat. स्मेलिंग अ रेड का मतलब होता है कि दाल में कुछ काला है, पहले पता चल जाना, यानी किसी ख़तरे का अंदाज़ा हो जाना। हमें अंदाज़ा हो गया था। तो ये कह रहे हैं कि मुझे, मेरा ख्याल है, मुझे अंदाज़ा है कि जब जोसेफ उनको ये बताएगा कि बादशाह जा चुका है, तो वो सोचेंगे कि हमें पहले से ही अंदाज़ा हो गया था कि इन्होंने कुछ मिलाया है, तो हमने वो पिया ही नहीं, बादशाह को नींद आई नहीं और बादशाह निकल लिया इसलिए। यू कैन बी श्योर ब्लैक माइकल डजंट एक्सपेक्ट टू सी हिम इन सेल्सो टुडे। और ये बात तो यकीनी है कि ब्लैक माइकल तो इस वक्त बिल्कुल ये नहीं सोच रहा होगा, ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होगा कि बादशाह सलामत आज वहाँ पहुँच ही जाएंगे सेल्सो में। आई पुट द किंग्स हेलमेट ऑन माई हेड, मैंने बादशाह का हेलमेट अपने सर पे रखा। ओल्ड सेप्ट हैंडेड मी द किंग्स स्वॉर्ड, और वो बड़े मियाँ सेप्ट थे, कर्नल सेप्ट, उन्होंने मुझे बादशाह की तलवार पकड़ाई। लुकिंग एट मी लॉन्ग एंड केयरफुली, मुझे बहुत गौर से बहुत देर तक देखा उन्होंने। थैंक गुडनेस ही शेव्ड हिज बियर्ड, ही एक्सक्लेम, अल्लाह का शुक्र है, खुदा का शुक्र है कि बादशाह सलामत अपनी दाढ़ी काट के रखते थे, तो तुमने भी आसानी हुई कि दाढ़ी काट ली तो उनकी यही शक्ल हो गई। ही एक्सक्लेम, उन्होंने इस तरह से कहा। क्यों कहा? क्योंकि अगर बादशाह सलामत ने कुछ किसी ख़ास स्टाइल की दाढ़ी रखी हुई भी होती, तो एक रात में हम तुम्हारी दाढ़ी वैसी नहीं बना सकते थे। एक बंदे की दाढ़ी नहीं है तो वैसा चेहरा करना आसान है, लेकिन किसी की ख़ास स्टाइल की दाढ़ी है तो वैसी दाढ़ी कर लेना एक रात में बहुत मुश्किल काम है। ठीक है। अच्छा, एक्सक्लेम का मतलब तो होता है कोई बात कहना, हो मुख्तलिफ सिचुएशंस में एक्सक्लेम के मुख्तलिफ मायने निकाले जाएंगे, लेकिन इन जनरल एक्सक्लेम जो है ना, वो इमोशनली कोई बात कही जाए, एक इमोशनल अंदाज से बात कही जाए कि ओह शुक्र है खुदा का यार, उसने दाढ़ी काटी हुई थी तो तुमने भी दाढ़ी काट ली, तो तुम उसकी शक्ल के हो गए, वरना अगर उसकी कोई लंबी सी दाढ़ी होती है, किसी खास स्टाइल की दाढ़ी होती है, तो तुम क्या करते हो उसकी शक्ल बनाने के लिए, कैसे बना लेते। ठीक है जी, तो यूँ बात यहाँ पे ख़त्म हुई, और उम्मीद है कि आपको अच्छी से समझ में आ गया होगा। एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, और अगर आप पढ़ना चाहें तो अवेलेबल है, बच्चों के लिए आब्रिज वर्जन में भी अवेलेबल है, थोड़ी शॉर्ट करके, तो आप आसानी से इसको तलाश कर सकते हैं, ऑनलाइन भी मिल सकती है और आप किसी बुक स्टोर से भी ले सकते हैं। सवालों पे आते हैं। हमेशा की तरह मैं आपको याद दिला दूं कि हम चाहते हैं कि सवालों के जवाब आप खुद लिखें, ताकि आप ये सीखें कि आपको रट के इम्तिहान में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से जवाब लिख सकते हैं। उसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जनाब, और प्रैक्टिस ये होगी कि आप एक चैप्टर समझेंगे अच्छी से, जैसे मैंने अच्छे से समझा दिया ना, आप चैप्टर समझ लिया अगर आपने, तो उसके बाद आप खुद से जवाब लिखने की कोशिश करेंगे। यकीनन जवाबों में कोई कमी होगी तो उसको आप किसी टीचर से चेक करवा लेंगे, ताकि आपके सवालों में जो गलतियाँ हैं वो सही हो जाएं। फिर अगला चैप्टर ऐसे ही करेंगे, फिर अगला चैप्टर ऐसे ही करेंगे, ऐसे आप चैप्टर बाय चैप्टर चलते जाएंगे, तो आपकी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, और आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, मैं जवाब खुद लिख सकता हूँ या लिख सकती हूँ। और यूँ आखिर में इम्तिहान के दिनों में आपको कुछ याद करके नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो कोशिश ज़रूर कीजिएगा। मैं अच्छे से समझा देता हूँ सवाल। हु वॉज सर एंथोनी होप हॉकिंस, ये एंथोनी होप हॉकिंस साहब कौन थे? लो भाई, इसमें तो कुछ भी नहीं करना सर, एंथोनी होप हॉकिंस वॉज से शुरू करेंगे, और सारी तफसीलात यहाँ लिखी हुई हैं। कहाँ लिखी हुई हैं? सॉरी, ये यहाँ लिखी हुई हैं, यहाँ लिखी हुई हैं एंथोनी होप हॉकिंस कौन थे। He was an English novelist and a playwright. He wrote a huge number of books, but his best known work for the adventure novel. But he is best known for the adventure novel Prisoners of Zenda. तो ये आप पूरी बात बता दीजिएगा, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, मतलब इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। अब ये सवाल भी नहीं हुआ तो गलत बात हो जाएगी ना। ठीक है जी, अच्छा आगे चलते हैं। हाउ डज सैप्ट वोक रूडोल्फ अप, सैप्ट ने रूडोल्फ को कैसे जगाया? सेप्ट रो, अच्छा चूँकि सवाल में डज है ना, तो आप यहाँ पे वेक्स करेंगे। सेप्ट वेक्स रूडोल्फ अप बाय, सेप्ट ने रूडोल्फ को ऐसे उठाया कि, कैसे उठाया था? उसके मुंह पर बाल्टी फेंक दी थी पानी की। तो ये आप बता देंगे। व्हाट टाइम ऑफ द डे इज़ इट व्हेन रूडोल्फ वेक्स अप, तो ये तो बिल्कुल ही आसान है, लिखा हुआ है, क्या बज रहा है? व्हेन रूडोल्फ वेक्स अप इट इज़, और फिर आप बता देंगे टाइम क्या था। ठीक है, अभी आसान सवाल था, क्या बात है, 5 क्लास का ये क्वेश्चन हैं, और जब क्वेश्चन पूछ रहे हैं 2-3 क्लास वाले। व्हाट इज़ रॉन्ग विद द प्रिंस, प्रिंस के साथ क्या मसला है?
अब इसमें सवाल का रेफरेंस डायरेक्ट देने की ज़रूरत नहीं है. व्हाट इज़ रॉन्ग, द थिंग दैट इज़ रॉन्ग विद द प्रिंस इज, ऐसे जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप जवाब दे देंगे इसमें. द प्रिंस इज़ अनकॉन्शियस, ऐसे करके बता सकते हैं. बिकॉज, और फिर पूरी तफसील बताइएगा क्यों अनकॉन्शियस है. और यही कह लेंगे प्रिंस इज स्लीपिंग भी अगर कोई कह देगा तब भी चलेगा. तो दोनों बातों में लेकिन आपको तफसील बतानी पड़ेगी कि क्यों, क्योंकि उसको उसके भाई ने जो है वो जहर या नींद की गोलियां खिला दी हैं, जिसकी वजह से वो बिल्कुल उठ नहीं पा रहा. व्हाट प्लान डू द मैन मेक, इन लोगों ने क्या प्लान बनाया. व्हाट डज रुडोल्फ नीड टू डू टू मेक इट वर्क, क्या प्लान बनाया. द प्लान, दे हैव मेड अ प्लान. द मैन मेड, व्हाट प्लान डू द मैन मेक, तो फिर आप कहेंगे द मैन मेक अ प्लान. ना इसको ना पास्ट में करेंगे ना इसमें फॉर्म लगाएंगे. द मैन मेक अ प्लान दैट, ऐसे शुरू कर लेंगे. दे वुड सेंड रुडोल्फ इन प्लेस ऑफ द किंग, और फिर आगे पूरी बात बताइएगा आपकी कि वो वहाँ कोरोनेशन के लिए रुडोल्फ कोरोनेट होके आ जाएगा. और जब कोरोनेशन हो जाएगी तो रुडोल्फ वापस आ जाएगा और वापस किंग को भेज दिया जाएगा. और ये सब कुछ करने के लिए व्हाट डज रुडोल्फ नीड टू डू टू मेक इट वर्क. रुडोल्फ नीड्स टू शेव हिज बियर्ड एंड टेक द प्लेस ऑफ किंग एंड इम्पर्सनेट हिम, है ना. ये 3-4 लफ्ज़ हैं जो कि इस बात को रिफ्लेक्ट करते हैं. और फिर वहाँ पे जाकर उसको कोरोनेशन अटेंड करनी पड़ेगी. तो ये बातें जो पूरी हुई थी पीछे, सारी बातें आप यहाँ पे कह सकते हैं. ठीक है. व्हाट विल हैपन इफ द प्रिंस मिसेस द कोरोनेशन, इफ द प्रिंस मिसेस द कोरोनेशन, फिर आगे बता दीजिएगा क्या होगा. इफ़ द प्रिंस मिसेस द कोरोनेशन, यहाँ से शुरू करेंगे और बता देंगे क्या होगा. ब्लैक माइकल जो है वो बादशाह बन जाएगा, और फिर ब्लैक माइकल जो है वो जो एक पिछला बादशाह है जो अभी यहाँ इनका प्रिंस पड़ा हुआ है सोया हुआ, उसके साथ बहुत बुरा करेगा, तो उसको कैद कर देगा या फिर उसको मार देगा. ये बात लिख लीजिएगा. What will happen to resolve Sapt and Fritz if Black Michael finds out that what they have done? Again, Black Michael को पता चल गया इन्होंने क्या किया है, तो फिर इनके साथ क्या होगा. तो जवाब ऐसे लिखेंगे कि if Black Michael finds out what they have done, he would have all of them killed. इतना जवाब भी चलेगा. लो, ये तो मैंने पूरे बता दिया. ये यूँ भी कह सकते हैं he would have Rudolph, Sapt and Fritz killed. इस तरह से कहीं भी कह सकते हैं. तो दोनों सूरतों में जवाब आपका सही मान लिया जाएगा. मुश्किल सवाल देख लेते हैं जी. व्हाट प्रॉब्लम माइट रुडोल्फ कम अक्रॉस द कोरोनेशन. अभी आपने थोड़ा सा बेसिक सा तो हम इस कहानी से ले सकते हैं कॉन्सेप्ट, लेकिन बाकी आपने पूरा खुद बताना है. इफ़ रुडोल्फ, व्हेन रुडोल्फ वुड गो फॉर द कोरोनेशन ही वुड फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. फॉर एग्जांपल, अब ये क्या बात शुरू कर दीजिएगा. क्या क्या हो सकते हैं, कुछ मैं आइडियाज़ देता हूँ, बाकी आप लेके आइएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल, ही वुड नॉट नो that who is who in the palace. कौन कौन है, कौन सर्वेंट है, कौन दोस्त है, कौन दुश्मन है, कोई साथी है, किसका क्या ओहदा है, किस, जबकि बादशाह को तो सब पता होना चाहिए था. तो ये बिल्कुल अजनबियों के अंदाज से जाएगा तो थोड़ा स्ट्रेंज लगेगा. और यही बड़ा मज़ेदार सीन है जब आप आगे पढ़ेंगे इसमें कि कैसे इसने कोप किया. इसी तरह से आवाज़ कैसे मिलाएगा, आवाज़ में तो फ़र्क होता ही है इंसानों की. बात करने का अंदाज़ कैसे मिलाएगा, उसमें तो फ़र्क होता ही है. लहजा, फिर अदब आदाब, तहज़ीब, तरीक़ा, चलने फिरने का, एक्सप्रेशंस, द वे वन टॉक्स, ये सारी बातें कैसे मैच करेगा, ये एक मुश्किल काम होने वाला था. ठीक है. दूसरा, वाई डज रिजॉल्व एग्री टू प्रिटेंड टू बी द किंग, ट्राई टू कम अप विद एटलीस्ट 2 आंसर्स. 2 बातें बताइए क्यों ये एग्री कर गया. आसान है ये सवाल, तो मुश्किल नहीं है. बहरहाल भी आप अपनी तरफ से ही बताएंगे क्यों एग्री किया रुडोल्फ ने. एक तो ये कि बहुत सामने की बात है ना कि रुडोल्फ को नज़र आ रहा था कि एक ज़्यादती होने जा रही है, किसी एक शख्स के साथ जो अनजस्ट होने जा रहा है, अनफेयर सिचुएशन थी उस शख्स के साथ जो कि अब इसका दोस्त बन गया था. बादशाह तो इसका दोस्त था. तो एक तो ये बात हुई कि ये ऐसा अनफेयर होने वाला था, इसलिए इसको अच्छा नहीं लग रहा था. दूसरा ये कि ये बात पीछे आई ना कि उसने कहा आर यू अफ्रेड, उसने कहा नो आई एम नॉट अफ्रेड. तो रुडोल्फ ये साबित करना चाहता था कि ही वाज नॉट अ कावर्ड, है ना. वो डरपोक नहीं है, वो बहुत बहादुर आदमी है. वो कोई भी रिस्क ले सकता है किसी की जान बचाने के लिए और किसी का हक उसको दिलाने के लिए. ये 2 बातें भी आप लिख देंगे तो आपका जवाब सही मान लिया जाएगा. ठीक है जनाब. तो उम्मीद है कि आपको चैप्टर ऐसे अच्छी तरह समझ में आ गया होगा. है भी बहुत इंटरेस्टिंग भी था, बड़ा मज़ेदार सा था, और उम्मीद है आप आगे पढ़ने की कोशिश ज़रूर करेंगे. ऑनलाइन अवेलेबल है भाई, आप चाहें तो देख सकते हैं ऑनलाइन भी, वरना ख़रीद के पढ़ लें तो और भी अच्छी बात है. वो थोड़ा आर्ब्रिज वर्जन मिल जाएगा आपको. तो आर्ब्रिज में फ़ायदा होता है कि आपके बच्चों के हिसाब से थोड़ा उसको टोन डाउन कर दिया जाता है, चीज़ों को, अल्फाज को आसान कर दिया जाता है. ठीक है.
और अगर कोई आपको सवाल चेक करवाने हो, कोई टीचर अवेलेबल नहीं हो, तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं अपना सवाल जवाब लिख के कि क्या जवाब ठीक है, वरना आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मैंने अपना एड्रेस भी आप लोगों के लिए दे दिया है। तो लेट्स सी कि कौन सबसे अच्छे जवाब लिखता है। और उम्मीद है फिर किसी अच्छे से लेसन के साथ दोबारा मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।